हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ईडियम फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब जो सितंबर में एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया है वो, और ये है पार्ट 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम टू रिप्लेस द फ्रेज चैट कैजुअली इन द सेंटेंस बिलो। आफ्टर वर्क वी सैट अराउंड द कैफे टू चैट कैजुअली एंड कैच अप ऑन ईच अदर्स लाइफ्स। देखो, सबसे पहले तो इन ईडियम्स की मीनिंग देख लेते हैं। क्या है हिट द सैक? हिट द सैक का क्या मतलब होता है? गो टू बेड। बाइट द बुलेट, बुलेट को चबाना। तो फेस समथिंग डिफिकल्ट, समथिंग डिफिकल्ट विथ करेज। च्यू द फैट, च्यू द फैट का क्या मतलब होता है? टू चैट कैजुअली और टॉक इन इनफॉर्मल और फ्रेंडली वे। कैजुअली और टॉक इन फ्रेंडली और इनफॉर्मल वे। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन अ सोशल सिचुएशन। मेक पीपल feel more comfortable in a social situation। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चैट कैजुअली के लिए हम क्या ईडियम यूज करेंगे? च्यू द फैट। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट। हाईलाइटेड टेक्स्ट कौन सा है इसमें? पहले तो मैं वही कर। हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या है? वेरी कॉमन। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज। इट्स हार्ड टू फाइंड समवन ट्रूली यूनिक। टेन अ पेनी, टेन अ पेनी का क्या मतलब है? वेरी कॉमन और ईजिली फाउंड। वेरी कॉमन और ईजिली फाउंड। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका क्या मतलब होता है? वेरी रेयर, वेरी रेयर। वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, इसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। देखो, उसका जो वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, एक तरह से गोल्ड में नापना, तो इसलिए हम इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। एज रेयर एज hen's teeth, almost impossible to find, almost impossible to find। आपने किसी ने देखे हैन के टीथ, इसलिए ये ईडियम बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वेरी कॉमन, टेन अ पेनी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। He always has an ace up his sleeves during negotiation। an ace up his sleeves का क्या मतलब होता है? पहले तो हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं। अ बैकअप प्लान, अ बैकअप प्लान इज, बैकअप प्लान हम एक ऑल्टरनेट प्लान, तो एन ऑल्टरनेट प्लान। अ हिडन एडवांटेज, अ हिडन एडवांटेज इज, अ हिडन एडवांटेज इज एन एज अप हिज स्लीव्स, मतलब आप कुछ छुपा रहे हो, ट्रिक के लिए कैप्ट कर रहे हो। तो अ हिडन एडवांटेज रिसोर्सेज और ट्रिक कैप्ट इन रिजर्व। ठीक है। अ विजिबल सॉल्यूशन, अ विजिबल सॉल्यूशन और अ डिसएडवांटेजेस, ये कोई ईडियम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल that can substitute the underlined segment in the given sentence। After studying for weeks, the final exam was very easy। Was very easy। A breeze, a breeze का मतलब होता है very easy।
अ लॉन्ग शॉट, अ लॉन्ग शॉट का क्या मतलब होता है? समथिंग अनलाइकली टू सक्सीड, जो सक्सीड नहीं हो सकते, समथिंग अनलाइकली टू सक्सीड. A tall order, something very difficult to achieve, something very difficult to achieve. A big deal, a big deal is very important or significant, very important or significant. क्वेश्चन नंबर 5, ओ आंसर तो बताया नहीं मैंने. वॉज वेरी इजी, अ ब्रीज. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate option that can substitute the group of words in the given bracket to complete the sentence meaningfully. He felt hurt when his friend treated him with unfriendliness and realized they were upset about his recent behavior. तो treated him with unfriendliness के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? Gave him the cold shoulder, left him in the lurch, crossed the lines, rubbed him the wrong way. पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. देखो, gave him the cold shoulder means treat someone with unfriendliness. तो ये यहाँ लिख देती हूँ, ट्रीट समवन विद अनफ्रेंडलीनेस. तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया. लेफ्ट हिम इन द लर्च, लेफ्ट हिम इन द लर्च टू अबंडन समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू अबंडन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को मुश्किल में छोड़ देना, मुश्किल की घड़ी में छोड़ देना. क्रॉस द लाइन्स, टू बिहेव इन एन अनएक्सेप्टेबल वे, बहुत गंदी तरह बिहेव करना, टू बिहेव इन एन अनएक्सेप्टेबल वे. रब समवन द रॉन्ग वे, इसका क्या मतलब होता है? टू इरिटेट और अनॉय समवन unintentionally, to irritate or annoy someone unintentionally. Next answer, gave him the cold shoulder, treated with unfriendliness के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? gave him the cold shoulder. Sixth, select the most appropriate option that can substitute the group of words given in the bracket to complete the sentence meaningfully. When he accused her of being messy, it was a classic case of criticizing someone else for the same faults that one also has, since he was just a disorganized. यहाँ क्या लिखा है कि जो मतलब हम भी वो गलती कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ करना, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करेंगे. थ्रोइंग स्टोन एट द ग्लास हाउस, इसका क्या मतलब होता है? थ्रोइंग स्टोन एट द ग्लास हाउस, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर अ फॉल्ट यू ऑल्सो हैव, है ना? क्रिटिसाइजिंग someone for a fault you also have. A chain being only as strong as its weakest link, इसका क्या मतलब होता है? A group success depends on its weakest member. A group success depends on its weakest member. Action speaking louder than words, इसका क्या मतलब है?
वट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से। जो काम कर रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप क्या कह रहे हो। वट यू डू इज़ मोर important than what you say. And last, the shoemaker's children going barefoot. जो जूते बनाते हैं उनके बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। ये तो इस ईडियम का मतलब है। मैं आप इसका वैसे नॉर्मल मीनिंग क्या होता है। प्रोफेशनल्स ऑफन नेग्लेक्ट देयर ओन नीड्स। प्रोफेशनल often neglect their own need। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, क्रिटिसाइजिंग समवन else for the same fault as that one also has। तो ऑप्शन नंबर 1, throwing stone at the glass house। 7th, select the proverb that best suit the given situation। Instead of working very hard every day, he only studies the day before the exam, naturally he fails। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो वो कह रहा है कि बस वो उसने लास्ट डे पढ़ा इसलिए वो फेल हो गया, तो इसके लिए हम क्या, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो हम पास ही होंगे। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट का क्या मतलब होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स टू क्विकली कॉज मिस्टेक्स। डूइंग थिंग्स टू क्विकली cause mistakes। looks before you leap, इसका क्या मतलब है। looks before you leap, think before acting। think think नहीं, think सोचो। think before acting। a stitch in time saves nine, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप टाइम से कुछ काम कर लो तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। टेकिंग टाइमली एक्शन प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स लेटर। टेकिंग टाइमली एक्शन prevents bigger problems later। देखो तो यही फिट बैटर है, अगर वो पहले ही पढ़ाई कर लेता तो फेल नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। 8th क्या है, सिलेक्ट द प्रोवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट। ड्यूरिंग द बिजी holiday seasons, the bakery staff felt overwhelmed with all the special orders. But since everyone pitched in and worked efficiently, they were be able to fulfill all the orders on time। तो everyone pitched in and worked efficiently, इसके लिए हम कौन सा प्रोवर्ब यूज़ करेंगे। It takes a village to raise a child, इसका क्या मतलब होता है। कम्युनिटी एफर्ट्स इज नीडेड टू सपोर्ट ग्रोथ, है ना, कि एक चाइल्ड को रेज करने में पूरे विलेज का हाथ है। कम्युनिटी एफर्ट्स is needed to support growth। many hands make light work। बहुत ज़्यादा अगर इंसान काम करेंगे तो मतलब इकट्ठे काम करेंगे तो जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, है ना। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, तो व्हेन पीपल वर्क टुगेदर द टास्क बिकम ईजियर एंड फास्टर। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर the task become easier or faster।
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सबको ही पता है, सच्चाई सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो ये लिख नहीं रही मैं। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड लिख, इसका क्या मतलब है कि पीपल थिंक अदर्स हैव इट बेटर, हमारे को हमेशा ही यही लगता है कि जो दूसरे के पास है वो ज़्यादा अच्छा है, तो लिख देती हूँ पीपल थिंक अदर्स हैव इट बेटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, select the most appropriate meaning of the given proverb. There is many a slip between a cup and the lip. The best plan always lead to success. One should always focus while drinking to avoid spills. Even when success seems certain, unexpected obstacle can arise. सक्सेस इज अचीव थ्रू केयरफुल प्रिपरेशन। तो इसका क्या मतलब है? देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन अ कप एंड द लिप। इनकी मीनिंग भी देख लेते हैं फटाफट। सॉरी, इनकी मीनिंग थोड़ी ना, ये तो साथ सही लिखा है। देखो, द बेस्ट प्लान ऑलवेज लीड टू सक्सेस, इसका क्या मतलब है? जो बेस्ट प्लान है वो हमेशा ही सक्सेस होगा। बट इस जो प्रोवर्ब है, पहले इसका मतलब देखो क्या लिखा है। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, एक कप में और लिप में बहुत सारे स्लिप हैं। इसका मेन मतलब क्या है कि अगर आप अपने लक्ष्य के बहुत पास हो ना, फिर भी बीच में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो इवन व्हेन सक्सेस सीम्स सर्टेन, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल कैन अराइज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate meaning of the given proverb. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gather no moss. Hard work always pay off. हार्ड वर्क होता है वो हमेशा पे ऑफ हो जाता है। क्या पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस लीड टू सक्सेस? अगर पेशेंस है और हम एक ही जगह पर स्थिर हैं तो सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। अ वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, एक अच्छा इंसान अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखता है। अ पर्सन हु कीप्स मूविंग डज नॉट सेटल डाउन और एक्यूमुलेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो पर्सन हमेशा ही घूमते रहते हैं, वो जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो क्या? अ रोलिंग स्टोन, देखो रोलिंग एक स्टोन है जो हमेशा घूमता है और घूमता रहेगा। गैदर्स नो मोस, मतलब वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु कीप्स मूविंग डज नॉट सेटल डाउन एंड एक्यूमुलेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो पर्सन हमेशा घूमते रहते हैं वो सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं एक जगह पे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढंग से नहीं निभा पाते हैं। Question number 11. Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. The new employee felt very nervous and awkward on his first day. तो क्या है? Very nervous and awkward. Like a fish out of water, like spilling the beans, like breaking the ice, hitting the sack. देखो, इनके मीनिंग लिख लेते हैं। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? फीलिंग अनकंफर्टेबल, नर्वस और आउट ऑफ प्लेस इन अ न्यू सिचुएशन। फीलिंग नर्वस, अनकंफर्टेबल। स्पिलिंग द बिन्स, रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट। ब्रेकिंग द आइस, मेक पीपल मोर कंफर्टेबल इन अ सोशल सेटिंग या सिचुएशन। मैं अभी ऊपर भी हमने ये डिस्कस किया था ब्रेकिंग द आइस, तो मैं लिख देती हूँ मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन अ सोशल सिचुएशन। हिटिंग द सैक, गो टू द बेड और स्लीप। गो टू बेड, ये भी ऊपर आ चुका है, गो टू बेड और स्लीप। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वेरी नर्वस एंड ऑकवर्ड इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, replace the underlined segment in the paragraph
with the correct idiom from the options given below. The students were asked to work in a team, but they were apprehensive in the beginning. They were of the view that individual score would suffer and the group leader would get the credit for the success. But soon they realized that through teamwork they could learn from each other, grow stronger together, and that every difficult and unpleasant situation has some advantage. Though each one had to adjust with others in the team, they could work by collaborating. तो हमारा को किसका मतलब बताना है दैट वे एवरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ सम एडवांटेज डाउन ऑन वंस लक लक ऑफ द ड्रॉ बोर्न अंडर अ बैड साइन एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग इनके मीनिंग्स देख लेते हैं चारों के डाउन ऑन वंस लक का क्या मतलब है एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ बैड फॉर्चून experiencing a period of bad fortune luck of the draw something that happens purely by chance uh, happens purely by chance born under a bad sign born under a bad sign का क्या मतलब है considered to be unlucky in life consider to be unlucky in life and every cloud has a silver lining इसका क्या मतलब है every difficult or unpleasant situation has something good in it every difficult or unpleasant situation has something good in it good in it और आपको ये वाली जो मैं जिस पे वर्क कर रही हूँ आपको ये सारा लिखा हुआ ये पीडीएफ आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद मैं ये पूरी ग्रुप पे अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक दोनों वीडियो में भी डाल दूँगी ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 सिलेक्ट द इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन पैराग्राफ द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिवील्ड अ pervasive culture of corruption within the municipal planning department. Permits were routinely fast tracked by the for developers who were willing to offer illicit payments of officials for provincial treatment, thereby significantly compromising urban development ethics. तो हमारे को बताना है illicit payments to officials इसका मतलब बताना है मतलब ये एक idiom है illicit payment to officials to have an axe to grind to pull strings to feather one's nest to grease someone's palm देखो अगर हमारे को इनके मतलब नहीं पता ठीक है तो टू ग्रीस समवन पाम किसी की हथेली पे ग्रीस करना एक तरह ग्रीस करना आप कह दो ऑयल लगाना कुछ भी करना और इलिसिट पेमेंट होती है इलीगल पेमेंट देना तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में समझ में आ रहा है कि इलिसिट पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे किसी की पाम में मतलब हाथ में चुपचाप पैसे रख देंगे तो इसका आंसर ये फोर्थ हो सकता है क्या है ही तो टू ग्रीस समवन पाम एक तरह से इसका मतलब होता है ब्राइब देना टू ऑफर मनी टू समवन टू गेट स्पेशल ट्रीटमेंट मेंट और फेवर फॉर प्रोफेंशियल ट्रीटमेंट ये भी अंडरलाइन वर्ड है ठीक है तो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड इसका क्या मतलब होता है टू हैव अ पर्सनल मोटिव और एजेंडा टू हैव अ पर्सनल मोटिव और एजेंडा
to pull strings, to use influence or connection to get something done. To use influence or connections to get something done. To feather one's nest is one's position for personal gain. To use one's position for personal gain. हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. Select the most appropriate proverb that can substitute the highlighted segment in the given sentence. He never truly appreciated the quiet support of his children until they moved away for college. Good things are not valued until they go away. Good things are not valued until they go away. There are no birds in the last year nest. A bleating ship loses a bite. Blessings brighten as they take their flight. Blue are the hills that are far away. इनके मीनिंग्स क्या है? देखो, देयर आर नो बर्ड्स इन द लास्ट ईयर्स नेस्ट. ये क्या शो करता है हमारे को? देयर आर नो बर्ड्स इन द लास्ट ईयर्स नेस्ट इज टू चेंज और अ पैसेज ऑफ टाइम. To change or a passage of time. A bleeding ship loses a bite. People who complain too much miss opportunities. People who complain too much losses or miss opportunities. Blessings brighten as they take their flight. इसका क्या मतलब है? We realize the value of good things or people only after we lose them. तो जब देखो, गुड थिंग्स आर वैल्यूड अंटिल द गो अवे, तो इसके लिए ब्लेसिंग्स ब्राइटन एज दे टेक देयर फ्लाइट. जब भी हमारे को दूसरों की अच्छाई या कुछ तब समझ में आता है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं. इसका मेन मतलब यह है. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ब्लू आर द हिल्स दैट आर फार अवे. इसका क्या मतलब है? दूर की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है. थिंग्स फार अवे often seems more attractive. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और समझ में भी आ रहा हो. सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 15. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम फ्रॉम द ऑप्शंस टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट करेक्टली. एज द वॉर कंटिन्यूड द government had to literally use the worst thing because that was all that was available to keep the economy running. The worst thing. इसमें अंडरलाइन क्या है हमारा? literally use the worst thing. कट कॉर्नर्स का मतलब होता है आप किसी चीज़ में कमी करना. स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल मतलब जो कुछ भी है वो ही यूज़ करना. बाइट द बुलेट अभी ऊपर भी यूज़ हुआ था. मेक एंड मीट्स, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. देखो, कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? टू डू समथिंग इन अ चीप और केयरलेस वे. डू समथिंग in a cheap or careless way. Scrap the bottom of the barrel. Use worst or least desired resources because nothing better is left. So use the worst or least desirable
resources because nothing is left. Bite the bullet. Face a painful or difficult situation. Face a painful or difficult situation. Bravely. और हम ये भी लिख सकते हैं फेस समथिंग डिफिकल्ट विथ करेज, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। मेक एंड मीट्स मैनेज टू लीव ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज। मैनेज टू लीव ऑन लिमिटेड इनकम और रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? लिटरली यूज द वर्स्ट थिंग इज scrap the bottom of the barrel. Option number 2 is the correct answer. 16. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Mrs. Farida told her student that an important person would inaugurate the college day celebration. तो इसमें underline word है an important person. तो a big picture, a black sheep, a lemon, a big fish. a big picture का क्या मतलब है? Overall view or broader perspective. The overall view. A black sheep, a person who is considered to disgrace. A person who is considered a disgrace or outcast in the group. A lemon, something that is defective, disappointing. Defective or disappointing. Or a big fish, an important or influence person. An important or influential person. नाम से ही पता चल रहा है इम्पोर्टेंट पर्सन, बिग फिश, बहुत बड़ी फिश होती है, तो हम सोचते हैं ना इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का क्या मतलब है? इसका मेनली मीनिंग क्या होता है? जिनके पंख सेम होते हैं वो एक साथ उड़ते हुए आते हैं। तो पीपल हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वर्क बेटर टुगेदर। बर्ड्स ऑलवेज ट्रेवल इन ग्रुप्स। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कांट कोएग्जिस्ट। सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। तो इसके लिए हमारा सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 18th, select the most appropriate meaning of the given proverb. Rome wasn't built in a day. देखो रोम एक दिन में नहीं बन सकता, यही लिखा है ना, wasn't built in a day। तो इसका क्या मतलब हुआ? Always be optimistic about success. Small tasks ensure bigger result. Great things take time to achieve. ये success come quickly with right effort. तो रोम एक दिन में नहीं बन सकता, इससे क्या पता चल रहा है? Great things take time to achieve. Option number 3 is the correct answer. Question number 19. Select the most appropriate meaning of the given proverb. A stitch in time saves 9. ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इसका क्या मतलब है? अगर आप टाइमली काम कर लोगे तो जो बिगर प्रिवेंट हो जाओगे बिगर प्रॉब्लम से। डिलेइंग एक्शन लीड्स टू बेटर डिसीजंस। ओवर थिंकिंग अ प्रॉब्लम लीड्स टू सॉल्यूशन। मेकिंग अ मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल if the intention is pure. Taking quick action prevents bigger problems. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4।
Taking quick actions prevents better problem. Question number 20. Select the most appropriate meaning of the given proverb. All that glitter is not gold. हर चमकती हुई चीज़ गोल्ड नहीं होती. इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हर वो चीज़ जो हमें अट्रैक्ट कर रही है, वैल्यूएबल लग रही है, वो जेन्युइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. मतलब हर अट्रैक्टिव चीज़ जेन्युइन हो ये ज़रूरी नहीं. गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रीशियस मेटल. एवरीथिंग वैल्यूएबल शाइन्स. Beauty is the most important quality. Appearance can be deceptive. Yes, option number 4 is the correct answer. Appearance है वो गलत भी हो सकता है, deceptive भी हो सकता है. 21. Select the proverb that conveys the same meaning as the underlined segment in the given sentence. The policy analyst warned the committee that making judgment before gathering complete information could lead to poor decision. तो हम क्या है, किसके प्रोवर्ब बताना है. मेकिंग जजमेंट बिफोर गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. तो लुकिंग बिफोर यू लीव, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स यू. इनके मीनिंग देख लेते हैं फटाफट. लुकिंग बिफोर यू लीव पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. थिंक केयरफुली एंड गैदर ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन. थिंक केयरफुली and gather all necessary information. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. ये अब मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपको बस बता देती हूँ कि टाइमली अगर आप काम कर लो तो बच जाओगे बाद के बड़े लॉस से. क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. बीइंग टू इंक्विजिटिव कैन लीड टू ट्रबल. अगर आप ज़्यादा ही हड़बड़ी मचाओगे या जिज्ञासु होगे तो आपको वो ट्रबल में डाल सकता है, परेशानी का कारण बन सकता है. Being too inquisitive can lead to trouble. Biting the hand that feeds you. Harming someone who helped you. Harming someone who helped you. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. लुकिंग बिफोर यू लीव. 22nd. Select the most appropriate meaning of the given proverb. Let every herring hang by its own tail. Let every man abide by the consequences of its own acts. Let everyone improve his own mistakes. Let a good article be known without being advertised. Let everyone attended to his own business without meddling with others. लेट एवरी हेरिंग हैंग बाय इट्स ओन टेल. इसका क्या मतलब है कि आप जो गलती कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी. उससे फ़ायदा होगा तो वो भी आपका, नुकसान होगा तो वो भी आपका. तो ईच पर्सन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस एंड फेस द रिजल्ट देमसेल्फ. तो लेट every man abide by the consequence of its own acts. Option number 1 is the correct answer. 23rd. Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given paragraph. In many organizations, trust is essential for success. However, it is wrong to make yourself rich, especially in a way that is unfair or dishonest. Such behavior damages morale and creates conflict among colleagues. तो क्या है? Make yourself rich, especially in a way that is unfair or dishonest. Hit the sack, burn the midnight oil, stick on your guns, feather your own nest. इसका क्या मतलब है? Hit the sack is, ये तो तीसरी बार यूज हो रहा है. हिट द सैक, गो टू बेड और स्लीप. गो टू बेड और स्लीप. बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू द नाइट. वर्क लेट इनटू द नाइट. स्टिक टू योर गन्स इज
Remain firm in your opinions or position. Remain firm in your opinion or position. Feather your own nest का क्या मतलब है? Make yourself rich and benefit personally. Make yourself rich or benefit personally. स्पेशली इन अ डिसऑनेस्ट और सेल्फिश वे, मतलब अपना काम होए बाढ़ में जाए जनता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन प्रोवर्ब। अ स्लीपिंग फॉक्स इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है इस प्रोवर्ब में, आपको वो ठीक करना है। स्विम नियर द बॉटम, कैचेस नो पोल्ट्री, सेल्डम बाइट्स, गैदर नो मॉस। देखो गैदर नो मॉस का तो हमने अभी पढ़ा ही था पहले, क्या था वो? अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। और ये जो प्रोवर्ब है वो क्या होती है? अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री, एक सोई हुई फॉक्स कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो लेजी और इनएक्टिव पीपल अचीव नथिंग, तो ये पूरा मिला के, स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री, इसका क्या मतलब होता है? लेजी पीपल कैचेस अचीव्स नथिंग। Question number 25. Select the idiom that convey the same meaning as the underlined segment in the given sentence. After months of indecision, the management finally took a firm and irreversible decision to shut down the overseas division. Underline क्या है? Took a firm and irreversible decision. Turn over a new leaf, cross the Rubicon, bit the bullet, bite the bullet, बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? टू वर्क लेट इनटू द नाइट, है ना, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। और बाइट द बुलेट, टू फेस पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या है? करेजली, ब्रेवली, ठीक है। क्रॉस द रूबिकन, क्रॉस द रूबिकन का क्या मतलब है? टू मेक एन इरिवर्सिबल और इनडिसिसिव डिसीजन, टू मेक an irreversible or decisive decision. DECISION, decision. Turn over a new leaf. Turn over a new leaf का क्या मतलब है? टू स्टार्ट अफ्रेश, टू स्टार्ट अफ्रेश। और नीचे वाले थर्ड और फोर्थ का मीनिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तक मैं ये 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? क्रॉस द रूबिकन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।